हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। देखिए बॉक्स में क्या लिखा है। जागनी का बारे में बताया गया है। ये एक लड़की है और ये मार्केट में है। Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pan of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral design and clockwork toys, all of which came from the city. जागनी मेला गई है। हम सबको मेला जाना बहुत पसंद है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है उन बर्तन को छू के देखने में, उन पॉट्स को छू के देखने में जो काफ़ी शाइनी है, स्टील उनकी चमक रही है। वहाँ पर प्लास्टिक की बकेट्स रखी हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इन बर्तनों में क्या मज़ा आ रहा है। तो बेटा ये हम बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं और वो भी मेले की बात कर रहे हैं। पहले मॉल्स नहीं होते थे कि जब चाहे वो उठा के मॉल पहुँच गए। पहले कुछ भी नहीं होता था ऐसा। आपने शायद कुछ ऐसे सीरियल्स देखे हों अशोका जैसे, या आपने वो मूवी देखी हो हड़प्पा जैसी। तो देखो पहले कैसा था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं, बाल्टी वगैरह भी अगर प्लास्टिक की, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। इसलिए वो खुश हो रही है। उसने कुछ ऐसे कपड़े भी देखे जिनमें फूल पत्ती वाली डिज़ाइंस थी, क्लॉक वाले टॉयज थे, खिलौने थे, तो वो बहुत खुश हो रही थी। अब क्या हुआ? The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. अब मेले में जो लोग आते थे अपना सामान लेके, सामान बेचने के लिए, तो वो बस या ट्रक से होते हुए आते थे और शाम होते हुए अपना सामान ले जाके दोबारा बस और ट्रक से चले जाते थे। Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders who bought things where they were made and sold them elsewhere. अब उसके दिमाग में, जागिनी ये जो लड़की है इसके दिमाग में ये आता था कि ये जो लोग हैं सुबह आते हैं सामान लेके, शाम को चले जाते हैं, ये लोग चलते फिरते क्यों रहते हैं? तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये लोग व्यापारी हैं। क्या है? व्यापारी, ट्रेडर्स हैं। और ये क्या करते हैं? कंपनी से सामान को उठाते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इनको हम ट्रेडर्स कहते हैं, जिनके बारे में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, व्यापार और व्यापारियों के बारे में हमें कैसे पता लगाएं, हिस्ट्री में कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। सो यू रीड अबाउट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। तो हमने चैप्टर 8 में एक बर्तन के बारे में पढ़ा था जो नॉर्थ में पाया जाता था, जो काले रंग की पॉलिश से बना हुआ था। ये जैसे आपने देखा होगा ना, कुम्हार वगैरह जो मटके बनाते हैं तो वो काले रंग का होता था। बहुत ही प्यारे तरीके से फाइन पॉटरी होती थी, इतनी अच्छी कारीगरी होती थी। स्पेशली जो उसकी कटोरी और प्लेट्स वगैरह होती थी। ये कई जो हमारी साइट्स हैं, पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हमारे पूरे ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट वाले क्षेत्र पे। देखो जब भी मैं सब कॉन्टिनेंट बोलूँगी तो समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन जनरल, मतलब सबको लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस? सोचने वाली बात है कि इन प्लेसेस पे ये बर्तन कैसे पहुंचे। ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। तो ये अलग अलग जगह पे जो ये बर्तन पहुंचे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, इसका मतलब ये कि कुछ व्यापारी रहे होंगे जिनने एक जगह से सामान को बार बार अलग अलग जगह पे फैलाया होगा। तो इंडिया ज़्यादातर अपने सोने के लिए, गोल्ड के लिए और मसालों के लिए, और मसालों में भी काली मिर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ महंगे महंगे पत्थर भी मिलते हैं, जैसे हाथ में पन्ना वगैरह पहनते हैं ना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो काली मिर्च है वो रोमन एम्पायर में, यानी यूरोप में एक एम्पायर था उस साइड में, रोमन एम्पायर, वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। तो अब जब पसंद की जाती थी और मिलती अपनी साउथ इंडिया में थी, तो यहाँ से व्यापारी लेके जाते थे। और इसी प्रकार से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, क्योंकि काली मिर्च काली दिखती है और इतनी पसंद की जाती है, महंगी भी आती है नॉर्मल चीज़ों से, तो उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दीज goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans। तो ट्रेडर्स क्या करते थे, या तो समुद्र के माध्यम से या फिर ज़मीनी माध्यम से ये सारा सामान साउथ इंडिया से लेके रोमन एम्पायर तक लेके जाते थे और पैसा कमाते थे।
There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. साउथ इंडिया में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वे किया, खुदाई करवाई, तो उनको बहुत सारे रोमन कॉइन्स मिले, यानी रोमन जो जगह एम्पायर थी वहाँ के सिक्के मिले हैं। इसका मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता होगा, तभी तो यहाँ पर उनके सिक्के मिले हैं, यहाँ की चीज़ें वहाँ मिली और उनके सिक्के यहाँ मिले। इसका मतलब व्यापार जोरों शोरों से चलता होगा। देखो, मैंने इससे पहले के चैप्टर में आपको संगम लिटरेचर के बारे में बताया, तो एक पोयम भी है जो हमें, मतलब एक कविता है जो हमें सबूत देती है व्यापारियों का, व्यापारियों के ऊपर उस जमाने में कविता लिखी गई थी। और ये कविता बताती है उन सामान के बारे में जो पूहर नाम का एक बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे सी पोर्ट होता है, वहाँ पर शिप्स आते हैं, उतरते हैं, उनमें सामान चढ़ाया जाता है या उनसे सामान उतारा जाता है, उसको सी पोर्ट कहते हैं। तो जो अपनी ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट कौन सी है? वेस्ट बंगाल साइड वाली है, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट जो अपनी वेस्ट बंगाल साइड की है, ईस्ट कोस्ट पे याद रखना पूहर नाम की ये सी पोर्ट है, और वहाँ पर हमें सबूत मिले हैं कि व्यापार होता होगा। अब ये जो कविता लिखी है इसको आप पढ़ते रहना। आगे हम पढ़ते हैं। Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. They were across the Arabian Sea and Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they closed to sail with the southwestern monsoon, and sturdy ship had to be built for these long जर्नी। अब समझो क्या बोला जा रहा है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। जो अपना नीचे का साइड है ना, देखो इंडिया का कुछ ऐसा है, ऐसा है ना। अब ऊपर का नहीं बना रही क्योंकि ऊपर में पानी है नहीं, तो हमें ऊपर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ है अरेबियन सी, तो मैं उसको AS लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ है बे ऑफ बंगाल, यहाँ BOB लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा। और नीचे में आता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो तीनों साइड जो नीचे की हैं पानी से घिरी हुई हैं। और पहले क्या हो रहा है कि एरोप्लेन तो है नहीं, तो जहाँ पर ज़मीनी मार्ग नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बनता है कि हम पानी के जहाज से यानी शिप से होते हुए व्यापार करें। तो शिप से होते हुए व्यापार कुछ तो इधर से होता था और कुछ इधर से होता था, इतना तो आप समझ गए ना। और जब समुद्र के अंदर तेज तेज हवा होती है ना, तेज तेज हवा, तो वो और ज़्यादा हेल्प करती हैं शिप को बहने में। ये बात समझ में आ गई? यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम इतनी देर से किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रेडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। कोस्ट समझ गए? तट। जैसे ये इंडिया का नीचे का हिस्सा है, इधर पानी है और इधर भी पानी है, तो ये जो पानी के पास की जगह होती है उसी को तो हम कोस्ट बोलते हैं, तट। तो कुछ इलाके ऐसे भी तो होंगे जो इनके पास बसे होंगे, समुद्र के पास। जैसे आज के टाइम में मुंबई है, केरला का कोची है, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? कोस्ट पे है ना, इनके किनारे में समुद्र है। तो उस जमाने में भी कोई चीज़ होती होंगी, तो हम उन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे जो सारे किंगडम्स कहाँ पर थे? कोस्ट के पास थे। तो द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब देखो इसमें भी बोला है सदर्न हाफ, इसलिए तो मैं आधा ही आधा बना रही हूँ। तब से देखो दोबारा बनाती हूँ, तीसरी बार बना रही हूँ करीबन मैं इसे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आधा हिस्सा ऊपर है और इस साउथ का, इसलिए इसे सदर्न हाफ बोल रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट तो बोलते ही थे क्योंकि पहले कोई इंडिया नहीं था, पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, जो था पूरा एक सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है। अब इसकी एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन समझ रहे हो ना, तट के पास की जो बाउंड्री है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। जैसे ये जहाँ से मैं ये चला रही हूँ, यहाँ पानी पानी तो है, सब पानी पानी है, तो ये पूरी कोस्ट लाइन है, काफ़ी लंबी है। और इस कोस्ट लाइन के पास में हमें पठार यानी प्लेट्यूज देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और कुछ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, और रिवर के द्वारा बनाई गई घाटियाँ भी देखने को मिलती है, जिसे हम रिवर वैली कहते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर। ये पहाड़ भी हैं, यहाँ पर रिवर के द्वारा बनाई हुई घाटियाँ भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर
रिवर्स तो इधर आके फॉल करती हैं। बस दो नदी हैं जो इस तरफ जाती हैं। ये दो नदी कौन सी हैं? एक तो नर्मदा है, दूसरी तापी है, और महानदी कृष्णा कावेरी सब इस तरफ में जाती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं। Amongst the river valleys that of Kaveri is most fertile। जब मैंने आपको अभी कावेरी का नाम लिया था ना, तो जितनी भी नदियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ जो घाटी बनाती है वो कावेरी की बनाती है। इसलिए कई बार क्या होता है बेटा, कुछ जो स्टेट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट में कावेरी बह रही है, दो तीन ये जो स्टेट है ना लड़ने लगती हैं कि कावेरी का पानी हमारे पास जाना आना चाहिए। कावेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और कावेरी की जो घाटी है वो भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ये याद रखना, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful। तो जो चीफ या फिर राजा जिनके हिस्से में रिवर की घाटी आती है या तट का इलाका आता है वो अल्टीमेटली अमीर बन जाते थे। क्यों? क्योंकि घाटी इतनी उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो वहां पर आप प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हो, खेती बाड़ी अच्छी हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप तट के पास रह रहे हो यानी कोस्ट के पास रह रहे हो, समुद्र के पास रह रहे हो, तो व्यापार आप वहीं से करोगे। और अगर किसी दूसरे राज्य के आदमी को, राजा को व्यापार करना है तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो आप अमीर बन जाओगे। तो ये सारी बातें होती हैं। द संगम पोएम मेंशन द मूवेंदर। दिस इज अ तमिल वर्ड, देयर मीनिंग थ्री चीफ्स। मूवेंदर एक तमिल भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है तीन चीफ्स, यूज्ड फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। तो ठीक है, समझ गए ना, मूवेंदर किसके लिए? तीन रूलिंग फैमिली के हेड्स के लिए यूज हो रहा है। और वो तीन रूलिंग फैमिली क्या है? चोला, चेरा और पांड्यास। ये वंश के नाम है, इनने कभी ना कभी तमिल में राज किया है। किसने बेटा? चोला ने, चेरा ने एंड पांड्या ने। हम नॉर्थ इंडिया के हैं और आई थिंक मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मेरी वीडियो देखने वाले 90% लोग नॉर्थ इंडिया को ही बिलोंग करते होंगे। तो साउथ की हमें उतनी वैसी वाली जानकारी नहीं है और हमें नाम भी थोड़े अटपटे लग सकते हैं, बट ये साउथ के नाम है, चोला, चेरा एंड पांड्यास, ये वहीं के वंश हैं। ठीक है, जो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे करीबन 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स एगो पहले ये काफी शक्तिशाली राज्य थे। Each of the three chiefs had two centers of power, one inland and one on the coast। अब पावरफुल क्यों हो गए थे? क्योंकि हर एक, चाहे चोला हो, चाहे चेरा हो या फिर पांड्या हो, ये तीनों जो वंश थे इनके पास दो दो सेंटर्स होते थे, एक तो जमीन में मतलब जमीन के पास और एक तट के पास। तो हो ही जाएंगे ये इम्पोर्टेंट। एंड ऑफ द 6 cities 2 वर इम्पोर्टेंट। 6 cities हो गए। 6 कैसे हो गए? 2 चोला की, 2 चेरा की और 2 पांड्या की। तो 2 + 2 + 2 इक्वल टू कितने हो गए बेटा? इतना तो आपको पता ही है ना, 6 हो गए। तो इन 6 शहरों में से जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट थे वो थे पूहर और कावेरी पट्टनम। ठीक है, ये पोर्ट थे किसके? चोला के। एंड एक और है, मतलब ये जो पूहर है ना, इसको हम पहले बोलते हैं, अभी शायद कावेरी पट्टनम बोल लो, या एक ही बात है, पूहर या फिर कावेरी पट्टनम एक ही बात है। ये चोला का पोर्ट था। और एक और इम्पोर्टेंट है मदुरई, जो पांड्या का पोर्ट था। तो ये इन 6 के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, इनके नाम याद रखिएगा। पूहर, अगर आपसे कोई पूछ ले पूहर का एक और नाम बताओ, तो इसका दूसरा नाम है कावेरी पट्टनम एंड द सेकेंड वन इज मदुरई। मदुरई किसका था? पांड्यास का था। The chief did not collect regular taxes, instead they demand and receive gifts from the people। जैसे बाकी हमने देखा है नॉर्थ में या जो दूसरे हुए थे जैसे मगध वगैरह का, जब हमने अशोका वगैरह के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, है ना, कर लेते थे, हिंदी में कर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता था, इनको गिफ्ट्स दिए जाते थे, इनको लोग गिफ्ट्स दिया करते थे। और तो और ये अपनी मिलिट्री को भी एक्सपीडिशन पे भेजते थे कि जाओ और बाकी आसपास के राज्यों से लूट के लाओ, यानी सामान लेके आओ, एक्सपीडिशन वही होता है। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोइट्स।
अब जो भी इनको पैसा मिलता था आसपास की जगहों से, है ना, जहाँ भी ये जाते थे, तो ये क्या करते थे कि उस पैसे को कुछ खुद रख लेते थे, कुछ अपनी, भैया अब सोल्जर रखे हुए हैं, तुमने आर्मी रखी हो तो उसको भी देना पड़ेगा। अब दरबार में तुम्हारे गायक रहते हैं, कवि शौकीन रहते हैं ना ये लोग कविताओं के और उसके, तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा। फैमिली राजाओं की इतनी बड़ी होती थी, अपनी फैमिली को भी देना पड़ता था, तो कुछ पैसा उनको बांट देते थे। बहुत सारे जो कवि हैं उनके कॉम्पोजिशंस मिले हैं हमें संगम कलेक्शन से, जो किसकी बढ़ाई कर रहे हैं, चीफ्स की कर रहे हैं। और जब वो लोग ऐसी कविताएं लिखते थे जिसमें हमारे अपने राजा की गुणगान किए जाते थे, राजा की भक्ति की जाती थी, तो राजा खुश होकर उसको पैसे दे दिया करते थे, महंगे महंगे पत्थर दे दिया करते थे, गोल्ड दे दिया करते थे, हाथी घोड़ा रथ और महंगे महंगे कपड़े दे दिया करते थे, और वो खुश हो जाते थे। Around 200 years later, a dynasty known as Satvahans became powerful in the Western India. और करीबन इस सब के 200 साल बाद एक और वंश निकल के आता है जिसको हम सातवाहन वंश कहते हैं, और ये वेस्टर्न इंडिया में मिला और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अगर इम्पोर्टेंट शासक का नाम लूँ, राजा का नाम लूँ, जो बने हैं वो हैं गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother, Gautami Balashri. He and other Satvahan rulers were known as Lords of Dakshinapatha, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and south coast. देखो हमें कैसे पता पड़ा कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी नाम का कोई शासक रहा है, वो हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है। और अब ये मत पूछना इंस्क्रिप्शन क्या होता है, पिछली वीडियोस देखो, मैं पहले बता चुकी हूँ इंस्क्रिप्शन क्या होता है। तो इंस्क्रिप्शन से पता चला हमें, जो उसकी मम्मी ने बनवाया था, मम्मी का नाम क्या है, गौतमी बालाश्री, और उन्हीं के नाम पे गौतमी पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी उनका नाम पड़ा। तो इसी से पता पड़ता है कि इस नाम का कोई शासक रहा है। और जो सातवाहन वंश के जितने भी रूलर रहे हैं, शासक रहे हैं, उनको क्या बोला जाता था, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ, पथ या तो इंग्लिश में पाथ बोल लो या हिंदी में पथ बोल लो, मतलब होता है रास्ता। दक्षिण मतलब साउथ, यानी साउथ का रास्ता, और लॉर्ड्स मतलब एक तरीके से भगवान समझ लो, मतलब ऐसे भगवान बने हैं, राजा बने हैं, मालिक बन गए उस रास्ते के जो साउथ को लेके जाता है। क्योंकि साउथ में जाने वाले जो बीच का रास्ता था ना, नॉर्थ और साउथ की कनेक्टिविटी, वहाँ गौतमी पुत्र सतकर्णी राज करते थे, या फिर जितने भी सातवाहन डायनेस्टी के राजा हैं वो राज करते थे, इसलिए इनका ये नाम पड़ गया। और ये अपनी आर्मी को बार दूर दूर जगह भी भेजते थे, ईस्ट में, वेस्ट में, और सदर्न की जो तट वाले इलाके हैं समुद्र की कोस्ट पे, वहां भी भेजते थे। क्योंकि सारे राजा यही करते थे, अपनी आर्मी को भेजते थे, लड़ाई करते थे, जिसकी आर्मी हार गई तो वो उस जगह को खाली कर देता था और पावरफुल आदमी की आर्मी वहां पर स्थापित हो जाती थी, स्टैब्लिश हो जाती थी। तो ये सारी इनकी कहानियां होती थी। ठीक है, अब ये बताओ, सिल्क के बारे में जानते हो? सब जानते होगे, आपकी मम्मी के मुंह से सुना होगा, कुछ सुना ना सुना सिल्क की साड़ी का नाम जरूर सुना होगा, और नहीं सुना तो अभी मम्मी से पूछो, और जिसके घर में है जरा देखो सिल्क का कपड़ा होता कैसा है। ठीक है, अब मैं आपको सिल्क रूट के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। द रिच glossy colors of silk as well as its smooth texture make it highly valued fabric in most societies. सिर्फ इंडिया में ही नहीं है सिल्क महंगा, सिल्क की डिमांड सदियों से चलती आ रही है, और भी बाहर कंट्रीज में चलती आ रही है, क्योंकि सिल्क का कपड़ा काफ़ी स्मूथ होता है, शाइन करता है, और बहुत ही महंगे फैब्रिक में से एक है ये। मेकिंग सिल्क अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, देखो ये इतना महंगा कैसे हो गया। एक तो इसका बनाने का तरीका बहुत कठिन है, इसको कीड़े से बनाया जाता है, फिर देखो कीड़े से कैसे कैसे बनाया जाता होगा, है ना। इस प्रोसीजर को भी आप आई थिंक क्लास 7 की साइंस में पढ़ोगे। और उसके बाद इसको थ्रेड में बनाना, है ना, फिर उस थ्रेड से कपड़ा बनाना। सो टेक्निक काफ़ी टिपिकल है, इसलिए भी इसका जो रेट है काफ़ी हाई हो जाता है। ये जो टेक्निक है सिल्क बनाने की, पहली बार इसे चाइना ने इन्वेंट किया था 7000 साल पहले, लेकिन उसके बाद भी चाइना पहले से ही ऐसा ही है
कि उसने अपनी इस टेक्निक को हजारों साल तक छुपाया। ठीक है, तो जो लोग चाइना जाते थे, ठीक है, दूसरे दूसरे जमीनों से अपने घोड़े पे बैठ के, carried silk with them. The path they followed came to be known as Silk Route. तो कई बार दूसरे इलाकों से, क्योंकि चाइना वाले लोगों ने बताया तो था नहीं कि टेक्निक कैसी है, कैसे हम सिल्क बना रहे हैं, तो आसपास के लोग वहां जाते थे, वहां से सिल्क लेके आते थे अपने घोड़े पे बैठ के, ऊँटों पे बैठ के। तो जिस रास्ते से वो लोग आते थे उसको सिल्क रूट बोलने लग गए। Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk is spread further west. और कई बार क्या होता था, जो चाइनीज किंग होते थे, रूलर होते थे ना, शासक बोलते हैं हिंदी में, तो ये लोग क्या करते थे, गिफ्ट के तौर पे सिल्क के कपड़े भेज दिया करते थे दूसरी जगह के राजा को, जैसे ईरान के राजा को भेज दिया या कहीं वेस्ट एशिया की तरफ भेज दिया। तो लोगों को पता लगने लगा, अरे ये कैसा कपड़ा, ये तो बड़ा चमक रहा है, अच्छा ये सिल्क है। तो ऐसे सिल्क के बारे में लोग जानने लग गए और लगभग 2000 साल पहले सिल्क को पहनना एक फैशन बन गया राजाओं के बीच में। मतलब जो राजा सिल्क पहनता था उसको मतलब समझा जाता था कि अरे गजब, इसके पास तो बहुत पैसा है। जैसे आजकल आप फटे फटे कपड़े पहनने की वो चल रही है ना, वैसे ही तब सिल्क का ज्यादा था। सिल्क तो एक ऐसी चीज है बेटा, आज भी आप मम्मी से पूछना अपनी, सिल्क एक अलग ही चीज है। ठीक है, सिल्क की साड़ी पहनना ये दिखाता है कि आप थोड़े रिच हो। रिच पीपल इन रोम, ये लोग के अंदर भी था कि हम सिल्क पहने। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव as it had to be brought all the way from China along dangerous road through mountain deserts. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. अब एक समस्या क्या आ रही थी कि एक तो सिल्क बनाना कठिन है, उसकी वजह से पैसा लगता है, ठीक है, कीड़े से बनता है, और तो और सिल्क को हम चाइना से लेके आ रहे हैं, दूर से लेके आ रहे हैं, तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। एक कारण ये भी था कि जिस रास्ते से हम सिल्क को लेके आते थे उस रास्ते में बहुत सारे दूसरे लोग भी रहते होंगे ना रास्ते में, जो दूसरे लोग, तो वो बोलते थे कि तुम हमें पैसा दो इसके बदले में, क्योंकि तुम यहाँ से सिल्क लेके जा रहे हो, और अगर पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अब पहाड़ी इलाका भी था, चाइना से उस तरफ से नॉर्थ से आ रहे हैं, वहाँ कहीं पहाड़, कहीं डेजर्ट है, रेगिस्तान है, बहुत मतलब रोड काफी डेंजरस होती थी। तो इस सब की वजह से काफी ज्यादा महंगा हो जाता था सिल्क। हम मैप 6 देखेंगे, आप देखिए पेज 76 और 77 में, यहाँ पर आपको सिल्क रूट दिखाई जाएगी और उसके कुछ ब्रांचेस। कुछ जो किंग्स थे उन्होंने ऐसा चाहा कि हम इस रूट पर कब्जा कर लें, क्योंकि अगर हम इस रूट पर कब्जा कर लेंगे तो हम यहाँ से टैक्स और जो भी ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स होते हैं, जो ट्रेडर्स यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनको हम कब्जा सकेंगे। और इसी वजह से they often protected the trader who passed through their kingdoms from attacks by robbers. कुछ राजा क्या करते थे, प्रोटेक्शन भी देते थे। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushan, who ruled over Central Asia and Northwest Asia around 2000 years ago. एक राजा का नाम आप याद रखना, ठीक है, कुशान। इसने क्या किया था, सिल्क रूट पर कंट्रोल स्थापित किया था, करीबन 2000 साल पहले की बात है। एंड देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर, कुशान जो लोग थे इनके जो मेन सेंटर्स थे पावर के, वो एक था पेशावर और दूसरा था मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम ड्यूरिंग देयर रूल। अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। देखो तक्षशिला का नाम सुना होगा, तो तक्षशिला भी इनके एम्पायर का था और एक नई रूट भी इजाद करती इनने बना दी, ठीक है। द कुशान वर अमोंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से कुशान वो पहला राजा बन गया जिसने पहली बार सोने के सिक्के चलाना स्टार्ट किया था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट तो मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या है। नाउ अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन किस प्रकार से बुद्धिज्म फैल रहा है, स्प्रेड कैसे कैसे हो रहा है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अब हम यहाँ पर देखेंगे। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर कौन हुआ है, कनिष्क हुआ है।
मतलब ये तो एक वंश है ना बेटा, कुषाण राजा, ये तो वंश है। तो इनमें जो एक फेमस राजा रहा है वो कनिष्क रहा है, जिसने करीबन 1900 साल पहले राज किया। और इसने एक काउंसिल बनाया था, एक कमेटी बनाई थी बुद्ध लोगों की, जहाँ पर जो बुद्ध विद्वान लोग होते थे वो डिस्कस करते थे इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर, है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातों पे डिस्कशन होते थे। अश्वघोष, इनका नाम याद रखना, अश्वघोष का, ये एक कवि थे हु composed अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध चरिता लिव्ड इन हिज कोर्ट। तो आपसे अगर कोई पूछे बुद्ध चरित्र नाम की जो किताब है या जो बायोग्राफी है किसने लिखी, तो आप बता दोगे अश्वघोष ने। और एक और क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि ये अश्वघोष नाम का जो कवि है, पोइट है, ये किसके दरबार में रहता था या किस जमाने का है, तो बोल देना ये कनिष्क राजा के दरबार में रहता था, जो कि कुषाण वंश के थे 1900 साल पहले। और ये किस भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में लिखते थे। अब देखो बेटा, जैसे हिंदू लोगों के अलग अलग तरह के सेक्ट हमें देखने को मिलते हैं ना, जैसे हिंदुओं में भी वैष्णव लोग होते हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, शैव लोग होते हैं शिव जी की करते हैं, शक्ति वाले होते हैं जो माता की करते हैं। तो जैसे ये लोग बटे हुए हैं, वैसे ही बुद्ध लोग भी बटे। कैसे बटे, एक नया फॉर्म बन गया बुद्धिज्म का, वो है महायान बुद्धिज्म। ठीक है, दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अर्लियर द Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of the peepal tree. पहले क्या होता था कि बुद्धा को दिखाने के लिए साइंस का यूज किया जाता था, सिंबल्स का यूज किया जाता था। तो मैंने आपको बताया था ना कि पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इंग्लिश में एनलाइटमेंट कहते हैं। तो अगर आपको ये चीज दिखानी है तो सिंबल बना देते थे पीपल के ट्री का, जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है, ऐसे स्कल्पचर बना देते थे। नाउ अब क्या होने लगा कि स्टैचूज बनने लगे बुद्धा के, एंड मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। समझ रहे हैं कि ज्यादातर ये जो स्टैचूज बुद्धा के बने हैं मथुरा में बने हैं, जबकि बाकी जो स्टैचूज हैं वो तक्षशिला में बने हैं। तो ये एक चेंज आ गया, पहले मूर्ति नहीं होती थी, इनके अंदर मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन अब बुद्ध में भी मूर्ति पूजा आ गई। बुद्ध की हमने देखी है ना कई जगह जो मूर्ति है वो है। इससे पहले स्टार्टिंग में बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी। द सेकेंड चेंज वॉज बिलीव इन बोधिसत्व। अब सेकेंड चेंज क्या आ गया, पहला चेंज तो था मूर्ति पूजा का, क्या बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलती है, और सेकेंड चेंज आ गया लोगों का विश्वास बोधिसत्व में। These were supposed to be a person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditation in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. बोधिसत्व क्या है, वो लोग हैं जिनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ऐसे अलग से जैसे बुद्ध भगवान ने कर लिया था वो नहीं किया। ये अभी भी दुनिया में रह रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को सिखा सकें जिंदगी कैसे जीनी है और मोह माया से कैसे परे रहना है, ये सब सिखा सकें और लोगों की मदद कर सकें। तो ये जो बोधिसत्व के लोग हैं इनकी पूजा अर्चना करना भी काफ़ी पॉपुलर हो गया। और ये कहाँ पॉपुलर हो गया, सेंट्रल एशिया, चाइना में, और फिर उसके बाद कोरिया और जापान जैसे देशों में भी ये फैल गया। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। हमारे इंडिया में भी हमें देखने मिलते हैं बुद्ध कम्युनिटी के लोग। वे डजन्स ऑफ केव वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। और तो और बुद्ध की हमें बहुत सारी गुफाएं भी मिलती हैं, जैसे महाराष्ट्र में अजंता एंड एलोरा की गुफा जो बुद्ध की हैं। अगर आप जाएंगे मध्य प्रदेश में सांची नाम की जगह पे जो भोपाल के पास है, वहां पर आपको सांची स्तूप देखने को मिलेगा जो भी बुद्ध का ही है। गुफाएं बनाई जाती थी ना बुद्धों वाली, तो ये कभी कभी क्या होता था, राजा रानी ऑर्डर देते थे कि जो भी राजा रानी फॉलो करते थे बुद्धिज्म को, वो ऑर्डर करते थे गुफा बनाने के लिए। कई बार कई व्यापारी और किसान भी बना देते थे।
मॉन्क बना लिया करते थे, और कुछ गुफा नेचुरल भी हैं कि ऑलरेडी पहले से वहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है गुफा जैसा, ठीक है, फिर बस कलाकारी करती है बाद में जाके। अब ये जो गुफा थी बेटा, ये देखो लिखा है कि ये जो गुफा है पासेस के पास नहीं, वेस्टर्न घाट में। तो अब आपको समझ में नहीं आएगा पास क्या होता है वेस्टर्न घाट में, तो ये देखो जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये है अपना वेस्टर्न इलाका, यहाँ डब्लू लिख दिया, और ये है ईस्टर्न इलाका। तो वेस्टर्न घाट की बात करिए तो ये जो एरिया है देखो, ओ माय गॉड, जस्ट वेट, रबड़ ले लेते हैं हम यहाँ से, ओके। तो ये इतना इतना जो इलाका है समुद्र के पास का, ये वेस्टर्न घाट में आता है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट में लिखा है पास के, पासेस के पास। तो पास क्या होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ माउंटेन्स भी हैं, ऊंची ऊंची चट्टाने वगैरह हैं, ठीक है। तो ये जो जगह है, अब पहाड़ पे से तो चढ़ के जाएगा नहीं कोई आदमी इधर से उधर, तो क्या हुआ कि यहाँ पर ना थोड़े थोड़े गैप दिए हुए हैं, मतलब एक पहाड़ जैसे यहाँ है तो एक पहाड़ यहाँ है, तो ये जो गैप है ना, ये गैप जिससे रास्ता सा बन गया, इसी को पास कहा जाता है। इसी में से आदमी यहाँ से वहाँ ट्रेवल करता है, इसके बीच से, इसको पास कहा जाता है। तो कई गुफा इसी जगह पे, पासेस के बीच में भी, मतलब एक अच्छी लोकेशन पे है। और रोड जो एक तट को सिटी से कनेक्ट करती है, मतलब समुद्र के पास की जगह को सिटी से कनेक्ट करने वाली रोड पर भी ये पासेस बने हुए हैं। और इन पासेस में हमें कई सारी गुफा देखने को मिलती है। ये बुद्ध जी के स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। एंड इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम मथुरा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो हमें ये इमेज दिख रही है, ये कहाँ से है, ये मथुरा से है। और जो राइट में जो हमें इमेज मिली है बुद्धा की, ये तक्षशिला से है। तो दिस इज फ्रॉम तक्षशिला, राइट वाली, और ये लेफ्ट वाली मथुरा से देखिए। तो आपको ये बताना है बेटा कि इन दोनों इमेज में आपको क्या सिमिलैरिटीज मिल रही हैं और क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। सो एक डिफरेंस तो बेटा वही है कि एक खड़े हुए हैं, एक बैठे हुए हैं, एक में, और एक क्या है कि यहाँ पर पीछे में चक्र है, यहाँ चक्र नहीं है। इनने कपड़े पहने हैं, इन्होंने कपड़े नहीं हैं, इनके शरीर पे कपड़े। और भी बहुत सारे आपको दिखेंगे, तो आपको बताना सिमिलैरिटीज क्या है, ये भी आपको बतानी है। देखो बुद्धिज्म और कहाँ कहाँ फैल रहा था, तो साउथ ईस्टवर्ड में अगर हम जाएंगे, साउथ ईस्टवर्ड आपको मेरे को थोड़ा सा ड्रॉ करके बताना पड़ेगा दोबारा। ये इंडिया है, ठीक है, हमारा हिंदुस्तान बोल लो, भारत बोल लो, ये इंडिया का नीचे का पोर्शन है। अगर हम देखें तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे ये वाली जगह साउथ है, ये ईस्ट है ना, ये वेस्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ ईस्ट कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला इलाका, ठीक है। तो हमारा जो श्रीलंका है वो भी इसी एरिया में है। तो यही तो बोला जा रहा है, साउथ ईस्टवर्ड जाना है तो श्रीलंका। फिर थोड़ा ईस्ट में और जाओ इधर, तो यहाँ म्यांमार है, इस साइड में थाईलैंड है, और भी बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गए। तो यहाँ पर बुद्धिज्म, जो ये बुद्धों का ये जो धर्म है, ये फैल गया। जो पुराना तरीका था, फॉर्म था बुद्धिज्म का, उसको हम थेरावाड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं, थेरावाड़ा बुद्धिज्म कहते हैं। ये पुराना फॉर्म है बुद्धिज्म का, और इन सारे एरियाज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इससे पहले मैंने एक और फॉर्म बताया था, महायान। तो इस तरीके से बुद्धिज्म भी दो अलग अलग तरीकों में बढ़ गया था। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, ये पढ़ेंगे अब। As traders journey to distant land in caravans and ships, pilgrims often travel with them. देखो जब भी व्यापारी वर्ग के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे अपने कारवान में, कारवान क्या होता है, एक गाड़ी सी होती है, उसके ऊपर कपड़े वपड़े लगा दिए जाते हैं, घर सा बना दिया जाता है। जब लंबी यात्रा पे जाते हैं तो उस तरह के कारवान में जाते हैं। पुरानी पिक्चर्स में कारवान दिखाए जाते थे। और किस में जाते थे, जहाज में जाते थे। तो जब भी व्यापारी जाते थे तो उनके साथ कुछ तीर्थ यात्री भी जुड़ जाते थे, वो भी ट्रैवल करते थे। अभी पिलग्रिम्स क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया तीर्थ यात्री होते हैं, लेकिन फिर भी देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, ऐसे आदमी और औरत जो अपनी यात्रा करते हैं पवित्र स्थानों पर जाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, उनको हम पिलग्रिम्स या तीर्थ यात्री बोलते हैं, ठीक है। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर दी चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाजियान,
who came to subcontinent about 1600 years ago। तो कुछ चाइनीज जो ट्रेवलर्स हैं ना, उनके नाम दिए गए हैं, तो इनके नाम याद करना है। फाजियान, एक तो ये है जो कम से कम 1600 साल पहले आए। एक है जुआंग ज़ैंग, ऐसे ही नाम होते हैं इनके थोड़े। आई किंग क्या बोलेंगे इसको, एक ये है, ठीक है। तो ये लगभग 50 साल बाद आए थे जुआंगजेंग के। तो 3 व्यक्ति हो गए, फाजियान, जुआंगजेंग और आई किंग। ये चाइनीज ट्रेवलर थे, ये आए एंड ये सारी उन जगहों पे घूमे जहाँ पर कभी बुद्धिस्ट रहे थे, या फिर जहाँ पर बुद्धिस्ट की फेमस मोनास्ट्रीज हैं, मठ है। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, ठीक है। और जो भी पिलग्रिम्स घूमे, उन्होंने अपनी जो भी जर्नी था उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, लिखा है। उन्होंने उस खतरे के बारे में लिखा है जो उनकी यात्रा के बीच में आया था, ठीक है। और एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम, कुछ किताबें भी वो अपने साथ लेके गए थे। अब इससे पहले यहाँ पर हम पढ़े, यही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर का पढ़ेंगे। Zhuangzheng, who took the land route back to China, carried back with him statues of Buddha made of gold, silver and sandalwood। तो ये Zhuangzheng नाम का जो ये तीर्थयात्री आया था, तो जब ये आया हमारे यहाँ पर, तो चाइना क्या लेके गया हमारे यहाँ से, बुद्ध की मूर्ति लेके गया जो सोना, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी हुई थी, ठीक है। एंड ओवर 1600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेस। सोचो कम से कम 600 मैन्यूस्क्रिप्ट लेके चला गया हमारे यहाँ से, और 20 घोड़ों के ऊपर लाद के। करीबन 50 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट तो खो गई, ठीक है। जब जो बोट है वो क्रॉस कर रही थी इंडस को, और उसको कैप्साइज कर लिया गया था, किसी ने उससे कब्जा कर लिया था। उसने अपनी बाकी सारी ज़िंदगी किस चीज़ में बिता दी, रिमेन्स जो संस्कृत में मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे उनको ट्रांसलेट करने में चाइनीज़ के, क्योंकि हमारे यहाँ से लेके जा रहा है तो हम तो हर चीज़ को संस्कृत में लिखते थे, ये चाइनीज़ था। तो इसने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ से ले जाने के बाद मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने में लगा दी, संस्कृत से चाइनीज़ करने में लगा दी। अब चलो ऊपर पढ़ लो। फाजियान रिटर्न टू चाइना, ये जुआंगजेंग के बारे में था, ठीक है। अब फाजियान के बारे में देखो। फाजियान became his journey back from Bengal. He boarded a ship belonging to some merchants. They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. देखो अब ये एक और तीर्थयात्री है, इसका नाम है फाजियान। इनकी शुरुआत होती बंगाल से। इनने एक शिप ली और सिर्फ 2 ही दिन हुए थे शिप के अंदर कि शिप को किसने घेर लिया, एक तूफान ने घेर लिया। The merchants began to throwing their merchandise overboard as to lighten the load and save the ship from sinking। अब क्या हुआ, देखो बहुत सारा सामान होता है व्यापारियों के पास, तो जब तूफान आ गया तो व्यापारी क्या करने लगे कि अपने सारे सामान को शिप से समुद्र में फेंकने लगे, ताकि समुद्र में जो शिप है वो थोड़ी हल्की हो जाए सामान के वजन हटाने से, और वो इस तूफान से बच सके। अपनी जान बचाने के लिए वो अपना सामान फेंक रहे थे। तो उसने क्या किया, फाजियान ने भी अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनको फेंक दिया, लेकिन जो किताब थी और बुद्धा का जो उनके पास स्टैचू था उसको क्लंग कर लिया। फाइनली स्टॉर्म सब्सिडाइज आफ्टर 13 डेज एंड दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। करीबन 13 दिन बाद जो वो आया था, तूफान आया था समुद्र में, वो थम गया, और उसके बाद उसने कुछ लिखा है अपनी किताब में, उसने डिस्क्राइब करा है समुद्र को। देखो क्या लिखा है। The sea itself is boundless in extent. It is impossible to know east or west except by observing the sun, moon or star in their motions. If it is dark, rainy weather, the only plane is to steer by the wind. It took him more than 19 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship, and that took to him China. अब उसने ये लिखा है कि जो सी होता है ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जितनी दूर देखो समुद्र दिखाई देता है, इतना बड़ा है,
और ना तो इसमें हमें ये पता पड़ता है ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बस हम थोड़ा बहुत जो हमारे सूरज है, चांद है, तारे हैं, इनके मोशन से ये कहाँ चल रहे हैं, कहाँ अगर सूरज उग रहा है कहीं से सुबह के टाइम तो हम समझ सकते हैं कि ईस्ट है, बस इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी हमें पता नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई। अब उसके बाद ट्रेवल करते करते 90 दिन लग गए, करीबन क्या बोल सकते हैं हम, उसको 3 महीना लग गया जावा पहुंचने तक, जावा आइलैंड पर। और उसके बाद वहां पर वो 5 महीने रहा जावा आइलैंड पे। उसके बाद फिर वो चाइना की शिप लेके चाइना गया। अब नालंदा के बारे में और देख लो, नालंदा के बारे में क्या बताया गया है। ये एक यूनिक सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का। ज़ुआंगज़ैंग और कुछ अलग जो तीर्थ यात्री थे वो कहाँ पढ़ाई करे, नालंदा में। नालंदा कहाँ था, बिहार में। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की बात करें तो नालंदा काफी फेमस था और एक तरह से यूनिवर्सिटी टाइप की समझ लो उस जमाने की। अब उसने क्या बताया है नालंदा के बारे में, देखो। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। जो यहाँ के टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एबिलिटी है और वो क्या पढ़ाते हैं, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनके बारे में पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं। मोनेस्ट्री के जो रूल हैं वो काफ़ी कड़े हैं, स्ट्रिक्ट है और हर इंसान को मोनेस्ट्री के, मठ के, नालंदा के जो भी रूल्स हैं, नियम कानून है वो मानना पड़ेगा। जैसे आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के बनाए गए रूल्स को मानते हो वैसे ही। डिस्कशंस होते थे पूरे दिन भर। ओल्ड और जो यंग लोग थे वो एक दूसरे की मदद करते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे अलग अलग सिटीज के वो यहाँ आके रहते थे और अपने जीवन के को लेके जो भी उनकी विचारधारणा थी उन पर डिस्कशन होता था और डाउट को क्लियर किया जाता था। एट गेट कीपर भी था वहाँ पर, जिसको हम आजकल वॉचमैन कहते हैं। जो भी नए लोग होते थे उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछा करता था। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज। मतलब आप गेट के अंदर तभी कदम रख पाओगे जब आप उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस का जवाब दे दोगे। समझ लो कितनी कड़ी चीज है। नालंदा के अंदर पढ़ाई करना ही बहुत अपने आप में बड़ी बात है। 7 से 8, हर 10 में से 7 से 8 जो लोग होते थे वो आंसर नहीं दे पाते थे। इसका मतलब क्वेश्चन कितने टफ रहते होंगे। तो ये कुछ कहानी है ज़ुआंगज़ैंग की। ये ज़ुआंगज़ैंग वही है जो हमारे यहाँ से 600 करीबन मैन्युस्क्रिप्ट लेके गया था। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति समझते हो क्या होता है भक्ति? पूजा पाठ एक अलग चीज होती है कि हमने भगवान को नहलाया, चंदन लगाया, आरती गाई, वो होता है पूजा पाठ एक अलग। लेकिन भक्ति में ऐसा कोई भी रिचुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। भक्ति में पूरे टाइम दिन रात भजन होते हैं और बस जिस भी भगवान को आप पसंद करते हो, जिस भी भगवान के रूप को आप पसंद करते हो, उनके भजन दिन रात गाए जाते हैं, बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के। इसे बोलते हैं भक्ति, जैसे मीरा करती थी श्री कृष्ण की भक्ति। So this was also the time when the worship of certain deities, which became a central figure of later Hinduism, gained in importance. तो ये भक्ति का ज़माना था और कुछ देवी देवता इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारे लॉर्ड शिवा, हमारे लॉर्ड विष्णु और हमारी कुछ माताएं जैसे दुर्गा माँ। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. इस जमाने में जो ये जमाना चल रहा है उसमें भक्ति बहुत ज़्यादा ऊपर स्तर पे पहुंच गई थी। लोग भक्ति करते थे, पूजा करने का तरीका उनका भक्ति था। भक्ति क्या होता है? अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, men or women, could follow the path of bhakti. देखो पहले क्या होता था, पूजा पाठ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि हमें बहुत कुछ खरीदना पड़ता है, पंडित को बुला के यज्ञ हवन करवाना पड़ता है, तो वो गरीब व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। वो इतनी दक्षिणा कहाँ से देगा पंडित को, कहाँ से घी लाएगा, कहाँ से यज्ञ करेगा, है ना। तो इसीलिए भक्ति है। भक्ति जैसा कॉन्सेप्ट आया, भक्ति में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस भजन गाओ, दिन रात प्रभु का नाम लो, इसी को भक्ति कहते हैं।
ये जो आइडिया है भक्ति का, इसको प्रेजेंट किया गया है भगवत गीता में, जो कि हम हिंदुओं की एक पवित्र किताब है। ठीक है, इसको महाभारत में इंक्लूड किया गया है। आई नो आप सब जानते हो भगवत गीता के बारे में, हम चैप्टर 11 में और देखेंगे। इसके अंदर श्री कृष्ण जो हमारे भगवान हैं वो अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन कौन है? श्री कृष्ण के भक्त हैं एक तरीके से और दोस्त भी। वो क्या पूछते हैं? टू अबंडन ऑल धर्मास एंड टेक रेफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुना फ्री फ्रॉम एवरी एविल। This form of worship gradually spread to different parts of the country. वो कहते हैं कि आपको सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, हर तरफ की चीज़ों से त्याग करो और रिफ्यूज ही ले लो। ठीक है, एंड टेक रिफ्यूज इन हिम। किस में रिफ्यूज ले लो? धर्म के अंदर। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुना फ्री फ्रॉम एवरी इवल। सिर्फ यही एक तरीका है जो अर्जुन को हर बुरी चीज से बचाएगा। और धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है ना भक्ति वाला, ये पूरे हमारे जो देश है हमारा, इसमें फैल गया। जो फॉलो करते थे भक्ति को जो फॉलो करते थे वो हमेशा किस बात पे अपना जोर डालते थे? डिवोशन पे। डिवोशन मतलब आत्मसमर्पण कर दो अपने भगवान के चरणों में, जैसे मीरा ने कर दिया। दिन रात सोते जागते उनको सिर्फ श्री कृष्ण दिखाई देते थे और कोई नहीं। वो होता है भक्ति। इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इलैबोरेट सेक्रीफाइसेस। जैसा मैंने आपको बताया, बस भगवान का नाम लेना है पूरी श्रद्धा से, ना कि हम कोई सेक्रीफाइस कर रहे, यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। इस सिस्टम में क्या होता है? एक विश्वास होता है। If a devotee worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. इस सिस्टम के अनुसार अगर कोई भक्त पूरी शिद्दत से, पूरी सच्चाई से, पवित्र मन से, अपने साफ दिल से भक्ति करता है अपने भगवान की, तो ऐसा माना जाता है कि वो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं जिस भी फॉर्म में वो चाहता है। So the deity could be thought as of a human being, lion, tree or any other form. So हम ये मान सकते हैं कि किसी भी रूप में भगवान हमारे सामने आ सकते हैं। वो शेर का रूप भी हो सकता है, इंसान का रूप भी हो सकता है ना, पेड़ का रूप भी हो सकता है। जैसे ही इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस मिली, आर्टिस्ट ने बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए आपको जो ये इमेज दिख रही है ये किसकी है? ये विष्णु जी हैं वराह के रूप में। ये कहाँ से इमेज ली गई है? मध्य प्रदेश, ईरान से एक जगह है, वहाँ से ये हमें स्टैचू मिला है। और विष्णु का वराह अवतार है जिसको बोर अवतार भी कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, विष्णु ने शेप लिया था किसका? बोर का, ताकि वो रेस्क्यू कर सकें अर्थ में, है ना, रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इनटू वाटर। हियर द अर्थ इज शोन एज वुमन। तो यहाँ पर अर्थ एक औरत की तरह दिखाया गया है जैसे ये, और इनको रेस्क्यू करने के लिए जो पानी में चला गया था, वराह का रूप लिया गया था। चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इसके बारे में कहानी क्या है वो भी बताऊंगी। सो देखिए, मैं भक्ति के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ बता ही चुकी हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें भक्ति के बारे में। अ पोएम बाय अ भक्त। देखो ये एक पोएम है भक्त के द्वारा कि मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट riches, learning and high status do not automatically ensures a close relationship with the deity. उसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।